नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अब से 23 घंटे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मई के महीने में किस दिन नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनाने के लिए अप्रैल और मई में जब वोट डाले जाएंगे तो कितने फेज में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। 2014 में लोकसभा चुनाव 9 फेज में हुए थे। 2019 की बात करें तो 2019 में 7 चरणों में वोटिंग खत्म हुई और ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में मतदान आखिर कितने फेज में होगा। हालांकि तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी समेत कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों की 2-3 लिस्ट भी जारी कर चुकी हैं। बीजेपी 2 लिस्ट जारी कर अपने 267 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी समेत ज्यादातर बड़े नेता पुरानी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी 82 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो बंगाल में अपने सभी 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक साथ कर चुकी है। अगर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के हिसाब से देखें तो मिशन 400 पार की बात कर रही बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी ने अपने आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए। ज्यादातर राज्यों में सहयोगियों के साथ उसकी सीट शेयरिंग को लेकर बात बन चुकी है, सीट शेयरिंग हो भी चुकी है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस अभी से लड़खड़ाने लगी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं। वामपंथी दलों ने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है तो कहीं कहीं अलग भी है। तो ऐसे में जब चुनाव की तारीखों के ऐलान में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है तो कौन सी पार्टी का पोल पोजीशन पर दिख रही है, इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, वो हम आपको बताएंगे। इंडिया टीवी पर 190 सीटों का ओपिनियन पोल अब तक आप देख चुके हैं और अब बात साउथ की कर लेते हैं। तेलंगाना की 17 सीटों की बात कर लेते हैं। इस बार अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो किसके खाते में कितने सीटें जाने वाली है। तेलंगाना की बात करें तो 17 सीट, यहां पर बीजेपी 5, बीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि 2019 जब टीआरएस बीआरएस हुआ करती थी तो सबसे ज्यादा सीटें टीआरएस ने ही जीती थी। लेकिन सबसे ज्यादा अब 2024 के चुनावों में नुकसान यहां पर बीआरएस को ही उठाना पड़ेगा। बीजेपी यहां पर 1 सीट की बढ़त जरूर कर रही है। पिछले चुनावों में 4 और इस बार 5, यानी कि 1 सीट बीजेपी यहां पर अपनी बढ़ाने में कामयाब हुई है। अब अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो 5 राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा कि यहां पर सिर्फ तेलंगाना इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की थी। और ऐसे में इसका सीधा फायदा अगर हम देखें तो कांग्रेस को होता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो 3 थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर 9 होती हुई नजर आ रही हैं। और सीटें किसकी कट रही हैं? सबसे ज्यादा यहां से बीआरएस और एआईएमआईएम की सीटें कट रही हैं। सीधा फायदा इसको मिल रहा है कांग्रेस को। और 2019 में जहां कांग्रेस 3 पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार ये जो कुनबा है वो बढ़ जाएगा। 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। तो तेलंगाना की 17 सीटों का हम हाल बता रहे हैं। बीजेपी भी हालांकि यहां पर अपनी 1 सीट बढ़ाने में कामयाब होती हुई नजर हमें आ रही है। बीआरएस सबसे ज्यादा नुकसान, और के कविता को लेकर कई सवाल भी उठाए गए जिसका नुकसान यहां पर देखिए दिखाई दे रहा है। इस टैली में साफ तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी 9 सीटों के साथ, लेकिन अब देखिए यहां पर सिर्फ 2 सीटों पर बीआरएस सिमट सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का यह ओपिनियन पोल है जिसके मुताबिक अगर आज की तारीखों में चुनाव होते हैं तो तेलंगाना की 17 सीटों में बीजेपी 5 पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, बीआरएस 2, कांग्रेस 9 और एआईएमआईएम 1 पर। अब यहां की जो सीटें हैं सिलसिलेवार तरीके से सीटों की चर्चा कर लें। करीमनगर की सबसे पहले बात कर लें तो तेलंगाना की ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहां से बंडी संजय चुनाव लड़ते हैं। बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय ने 2019 के चुनाव में टीआरएस कैंडिडेट को 90,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से बंडी संजय को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। करीमनगर के चुनाव में बीजेपी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, तो 1 सीट बीजेपी यहां से निकालती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी सीट निजामाबाद की चर्चा कर लें। तेलंगाना की यह भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है।
निजामाबाद 2019 में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने टीआरएस कैंडिडेट और पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को 72,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अरविंद धर्मपुरी की वो जीत तेलंगाना बीजेपी के लिए डिफाइनिंग मोमेंट भी थी। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से अरविंद धर्मपुरी को अपना उम्मीदवार बना दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी निजामाबाद सीट इस बार भी आसानी से निकालेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद धर्मपुरी इस बार भी जीतते हुए नजर आ रहे और बीजेपी जो जीतने वाली कैंडिडेट है यानी कि जो जिताऊ चेहरे हैं उन्हीं पर दाव लगा रही है। जो अभी तक लिस्ट बीजेपी की सामने आई है उसमें देखेंगे आप कि एक बैलेंस जरूर रखा गया है। कुछ पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया है तो कहीं कहीं पर नए चेहरों को भी आजमाया गया है। सिकंदराबाद ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी का मजबूत गढ़ ये माना जाता रहा है। यहां से मोदी सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ते हैं। जी किशन रेड्डी अभी तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और 2019 के चुनाव में जी किशन रेड्डी ने यहां बीआरएस को 61,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हराया था। सिकंदराबाद की सीट से बीजेपी के बंडारू दत्तात्रेय 4 बार सांसद रहे हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से किशन रेड्डी पर ही दांव लगाया है और ओपिनियन पोल का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक सिकंदराबाद बीजेपी की जीत यहां पर पक्की मानी जा रही है। यानी कि जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे, बम्पर मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। तो बीजेपी उन्हीं चेहरों पर भरोसा इस बार भी जता रही है जिन्होंने 2019 में तेलंगाना में जीत दर्ज की थी और इसीलिए उन्हीं चेहरों पर दांव लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और कोशिश यही है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उसका असर दक्षिण भारत में भी नजर आया। अब देखिए दक्षिण भारत जो है वो इन चुनावों का धुरी माना जा रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी यहां कभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और इसीलिए इस बार फोकस सबसे ज्यादा दक्षिण के राज्यों में ही है। प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि कम से कम जो 400 का आंकड़ा है दक्षिण के राज्यों से एक बेहतर मार्जिन, एक बेहतर जीत मिले ताकि जो 400 का एक टारगेट सेट किया गया है उसे आसानी से पाया जा सके। और देखिए ये साउथ के राज्यों के बिना संभव नहीं हो पाएगा। अब आगे हम आपको तेलंगाना की 2 स्पेशल सीटें बता देते हैं। तेलंगाना के मलकाजगिरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि दक्षिण में इस बार कमल पहले से ज्यादा खिलेगा। मलकाजगिरी की यह सीट बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, लेकिन क्या इस बार जीत पाएगी? मलकाजगिरी में किस पार्टी को कितना वोट मिल सकता है वो अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए मलकाजगिरी का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। कांग्रेस यहां पर आगे है और बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें और अन्य की बात करें तो यहां पर 29% जो वोट शेयर है वो बीजेपी का थोड़ा अप होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यहां पर 40% वोट शेयर कांग्रेस, जैसे कि हमने पहले भी बात की, चूंकि विधानसभा के चुनावों में बम्पर जीत दर्ज की है और उसका साफ साफ असर यहां लोकसभा के चुनावों में नजर भी आ रहा है। जो वोट शेयर है वो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में देखिए 3, हालांकि बहुत ज्यादा कोई और चांस नहीं है। यहां पर एआईएम सिर्फ 1 सीट निकालती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा नुकसान जैसे कि हमने बताया आपको कि बीआरएस को यहां से इस बार उठाना पड़ेगा। अब हैदराबाद की सीट की हम बात कर लेते हैं। हैदराबाद में भी देखिए असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव है और ये एआईएम का सबसे मजबूत किला माना जाता है। यहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद भी हैं और बीते 10 लोकसभा चुनावों से इस सीट पर ओवैसी परिवार की जीत होती रही है। 6 बार सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी सांसद रहे हैं और उसके बाद 4 बार से उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओल्ड हैदराबाद रीजन में जबरदस्त बढ़त बनाई, लेकिन ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब रहे थे। अब देखिए बीजेपी ने यहां से माधवी लता को अपना कैंडिडेट चुना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक हैदराबाद में एआईएम की जीत होती हुई नजर आएगी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी यहां से 5वीं बार भी सांसद बनने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये हमने आपको हैदराबाद का हाल दिखाया। यहां से देखिए सबसे ज्यादा जो अगर वोट शेयर्स की बात करें तो एआईएम का ही वोट शेयर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं पर्टिकुलर हैदराबाद की इस वक्त बात कर रही हूं। 38% जो वोट शेयर है वो एआईएम का होगा, कांग्रेस का 5 होगा और देखिए
कांग्रेस जो अन्य है वो लगभग 5 से 8 में ही सिमटती हुई फिलहाल जो वोट शेयर है वो सिमटता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ जो सबसे बम्पर, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी का एक मजबूत किला है जो किसी के लिए भी ढहाना इतना आसान नहीं है। भले ही कांग्रेस ये आरोप लगाती हो लेकिन कि बीजेपी के साथ बैकएंड में सपोर्ट करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन एक बात तो तय है कि ओवैसी कम से कम अपने किले में किसी को घुसने नहीं देने वाले हैं। अब देखिए, इस बार के चुनाव में सीएए भी एक अहम मुद्दा है। इस बार ओवैसी ने क्या कहा है सुनिए जरा, इसके बाद फिर से हम ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ओवैसी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप। तो देखिए, हमने आपको तेलंगाना का हाल बताया और असदुद्दीन ओवैसी सीएए को लेकर कैसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, कैसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपने सुना। आगे बढ़ते हैं ओपिनियन पोल में। हम आगे बात करेंगे आंध्र प्रदेश के 25 सीटों की। आंध्र प्रदेश के 25 सीटों का हाल आपको दिखाएंगे कि इस बार यहां से कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां से YSRCP 15 और फिलहाल इन्हीं की सरकार आंध्र प्रदेश में है। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। टीडीपी की हम बात करें तो 10 सीटों पर ये नजर आ रही है और बीजेपी के साथ इनका अलायंस भी हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। 3-4 दिन पहले ही जो समझौता है वो हो चुका है। यहां से माना यह जा रहा है कि बीजेपी 6 से 8 सीटों में चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस का हालांकि यहां पर देखिए खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लिए यहां मुश्किलें जरूर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2019 के चुनाव में यहां से YSRCP को 49.89% वोट मिले थे, टीडीपी को 40.19% वोट, जनसेना को 5.87% वोट और कांग्रेस की बात करें तो 1.31% वोट मिले थे। बीजेपी के अगर वोट शेयर की बात करें तो 0.98% वोट ही यहां पर था। आपको बता दें कि अगर समझौता हो जाता है तो फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी और टीडीपी बीजेपी के बीच अब तक ये माना जा रहा है कि समझौता हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे, मुलाकात हुई थी और एक वजह यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू पर जो आरोप लगते आए हैं ये भी माना जा रहा है समझौता करने की पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि अभी कुछ दिन पहले तक चंद्रबाबू नायडू जेल में भी रहे हैं और अगर उन्हें इससे बचना है तो बेहतर होगा कि एक ऐसी सरकार बनाई जाए। और देखिए, यहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसीलिए कोशिश यही है कि विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर वो मैदान में लड़े। अगर हम 19 के चुनावों की बात करें तो यहां पर ये टीडीपी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है और इसीलिए कोशिश यही है कि इस बार बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव तो फोकस है ही, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी एक बेहतर जो रिजल्ट है वो हासिल करने के लिए ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब केरल के 20 सीटों की बात करेंगे। सबसे अहम कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि केरल में इस बार हम दहाई का आंकड़ा पार कर लेंगे। केरल बहुत मुश्किल भी है बीजेपी के लिए, इतना आसान नहीं होगा। यूडीएफ यहां पर 11 और देखिए गठबंधन यहां पर जो इंडिया अलायंस का था वो भी थोड़ा बिखरता हुआ नजर आया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
केरल में ही मौजूद हैं। आरोप भी लगाए कि यहां पर जो सरकार मौजूदा है उसे किसी बात की चिंता नहीं है और एक ऐसी सरकार है जो बेलगाम हो चुकी है। एलडीएफ की बात करें तो 6, हालांकि बीजेपी यहां पर थोड़ा ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का जो फोकस है वो मेन है कि कम से कम इन 2 से 3 सीटों को बीजेपी निकाल सके। और देखिए ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 3 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, यानी जो आंकड़ा है वो बीजेपी के फेवर में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छा हम रिजल्ट नहीं कह सकते। देखिए केरल के वायनाड से राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो शशि थरूर यहां से चुनाव लड़ने वाले, तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता केरल से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं होती है। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। तो देखिए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, वो कह रहे हैं कि इस बार डबल डिजिट में हम यहां पर जीतने जा रहे हैं और जो 400 का आंकड़ा है वो प्रधानमंत्री ने आज केरल में भी दोहराया है। केरल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान भी है। देखिए आज भी मोदी केरल के पथानमथिट्टा पहुंचे हैं। केरल में बीजेपी अब तक, सही सुन रहे हैं आप, अब तक यानी कि 1952 से लेकर 2019 तक कभी भी लोकसभा की कोई सीट जीत नहीं पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस बार वो दहाई के अंक में सीटें जीत लेंगे। दहाई का मतलब हुआ कि 10 से ज्यादा सीटें। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 सीटें जरूर इस बार बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी का खाता केरल में फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का वोट परसेंट यहां पर जरूर बढ़ रहा है और एक एक करके हम कुछ सीटों का जिक्र करेंगे जहां पर भगवा खिलने के चांस पहले से थोड़ी ज्यादा बन गए। पहली सीट जहां पर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, पथानमथिट्टा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद थे और देखिए माना यह जा रहा है कि यहां से बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहां से बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। दूसरी सीट हम बात करें तिरुवनंतपुरम और तीसरी सीट त्रिशूर है और इन्हीं 3 सीटों पर माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। दक्षिण का द्वार खोलना है तो फिर केरल की 3 सीटें भी अगर बीजेपी जीत लेती है तो ये कम से कम बीजेपी के लिए एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं कि माना जा सकता है। तिरुवनंतपुरम में आपको बता दें फिलहाल जो वोट परसेंटेज हैं किसके फेवर में कितने जा रहे हैं आप यहां पर ये समझ लीजिए। यूडीएफ की बात करें तो 37% लगभग है, एलडीएफ की बात करें तो 32% है। कांग्रेस देखिए यहां पर बेहतर प्रदर्शन करते आए। 2019 के लोकसभा के चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 19 सीट यहां पर निकाली थी और अन्य की बात करें तो 3% महज। तो यहां पर कम से कम बीजेपी इस बार अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि तिरुवनंतपुरम जहां से शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर होगा। शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। हर बात को लेकर वो जिस तरह से मुखर होते हैं, चाहे वो पार्टी के खिलाफ ही कई बार खड़े होते हुए स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं और अगर ऐसे में शशि थरूर हार जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक झटका जरूर साबित हो सकता है। एक और सीट की बात करें तो अटिंगल एक ये भी ऐसी सीट है जहां पर हो सकता है कि बीजेपी ठीक ठाक मार्जिन से जीत दर्ज कर ले। यहां पर भी बीजेपी के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि मुश्किलें बहुत हैं, बहुत यहां पर एक्सपेरिमेंट बीजेपी को करना है। भाजपा की जो हिंदुत्व की धार है क्या वो लेफ्ट का काट निकाल पाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा अहम है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आपको बता दें केरल की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां में 2019 के अगर चुनावों की बात करें तो कम अंतर से बीजेपी ने हार यहां पर हासिल की थी। यहां पे कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उसका असर भी देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। केरल में कम से कम 3 सीटें बीजेपी जरूर निकालती हुई दिखाई दे रही है।